कभी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब कोई ऑप्शन, मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इमोशन जब होता है, गाली वाली दी है किसी को कभी? पता सब है, जेन्युइनली बोलो सब पता है, क्योंकि देखिए बड़ी हुई हूँ दिल्ली चंडीगढ़ जैसी जगह पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पॉडकास्ट। मैं आपके साथ संजय शर्मा। लगातार हम आपको अलग अलग तरह की कहानियाँ दिखाते आ रहे हैं, अलग अलग लोगों की जो जीवन है उससे रूबरू कराते आ रहे हैं हमारे खबर समय पॉडकास्ट के द्वारा। इन कहानियों के भीतर जो छिपी हुई सफलता और विफलता की जो बातें हैं, वह आपके अंदर के जो टूटे हुए इंसान है या फिर कुछ कर गुजरने की जो जद्दोजहद है, उसको एक नई ऊर्जा देने के लिए है, उसको एक नई सोच देने के लिए है। हमारी कोशिश हमेशा आम लोगों के साथ जुड़ने की रहती है और उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए एक आवाज़ देने की होती है, उन्हें एक जागृत करने की कोशिश हमारी हर समय रहती है। खबर समय का प्रयास हर समय आप लोगों के लिए होता है। आज इसीलिए हमारे साथ फिर से एक मेहमान जुड़ी हैं जिनका नाम है राजश्री बनर्जी। राजश्री बनर्जी से मैं मुलाकात कराऊंगा, उससे पूर्व मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एक बेहद ही मेहनतकश महिला हैं। एक दशक से ज़्यादा कार्यक्षेत्र में जुड़ी हुई है, शिक्षण संस्थान चला रही हैं खुद का, और उससे पूर्व स्पेशल एजुकेटर के तौर पे बच्चों के साथ रही हैं और उनका साथ दिया है, उन्हें मोटिवेट किया है। जफायर इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म मैनेजमेंट की प्रबंध निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं श्रीमती राजश्री बनर्जी। आज उनके साथ हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कुछ पहलुओं को कि ये जो सफलता है उसके बीच में जो विफलता की जो ब्रिज है उसको उन्होंने कैसे पार किया। इन बातों को सुनना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल लोग सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमने ये पहल की है कि आप कम से कम सुनिए, कोशिश कीजिए जानने की कि लोग कैसे सफलता तक पहुंचते हैं और उनके बीच में जो अड़चनें आती है उसको कैसे वो निराकरण कर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार राजश्री जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो जैसा हमने हमारे इंट्रोडक्शन में बताया है आपके बारे में कि आप एक मेहनतकश महिला हैं, मेहनतकश उद्यमी हैं। आप जफायर इंस्टीट्यूट चला रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, इससे पहले स्पेशल एजुकेटर भी रही थी। मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा या मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, सफलता का मतलब आपके लिए क्या है? सफलता अगर बताया जाए तो पहला जो आता है वो होता है कि जब आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करें, आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसमें आप खुश हो, और एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पे आपका मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल वेलबींग अच्छी जगह पर है। बैलेंस्ड रहे। और देखिए प्रॉपर बैलेंस तो कभी नहीं होता है, ऑनेस्टली अगर बताया जाए, थोड़ा बहुत हर जगह पर चलता है, बट आप खुश हो, आप हैप्पी हो उस चीज को लेके, आप कंटेंटेड फील करें, आप सेटिस्फाइड हो, आप संतुष्ट हो कि हाँ आज जब आप दिन के एंड में जाके बैठे तो आपको लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है और आप कितना और अच्छा कर सकते हैं। वो जो है मेरे लिए सफलता है। इट्स लाइक इफ आई हैव टू डिफाइन, मैं बोलूँगी कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन अगर आपका है, आप हमेशा ग्रो कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा है और वो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं न सिर्फ अपनी लाइफ में बट आपकी फैमिली और सोसाइटी के लिए, तो वो आपके लिए सफलता है। तो आप अपने आप को सफल मानती हैं? जी, कुछ हद तक। वही बाकी है? बहुत बाकी है। सपना आपका क्या था? देखिए शुरू में सपना था एयर होस्टेस बनने का। जब मैं 18-19 साल की थी, और था कि इंडिपेंडेंट अपना ना एक आइडेंटिटी बनाना है, तो वही सोच के मैंने अपनी पढ़ाई भी की थी कि मैं बनूंगी सक्सेसफुल। अगर एयर होस्टेस बन गई ठीक है, नहीं भी बनी, अपना एक आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा एक हमेशा से ही सपना रहा है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन जो अपने लिए
डिसीजंस भी ले सके और साथ में कंट्रीब्यूट भी कर सके। मतलब पहला आपका ड्रीम था एयर होस्टेस बनना? हाँ, वो एक ड्रीम तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मतलब पापा डिफेंस में थे, तो वहाँ पे जब मैं अपना हायर एजुकेशन कॉलेज में थी, उस वक्त एक होता है ना कि जब सब कुछ बनना चाहते हैं तो आपको ये लोग बताते हैं कि आपकी हाइट अच्छी है, आप इसमें ट्राई क्यों नहीं करते। मतलब वो तब के ज़माने में ये चीज़ एक होता था, और तब फ्लाइट्स भी एयर इंडिया ही सिर्फ होती थी, ठीक है। तो वो लोग आपको बोलते हैं तो आप रिलेट करना शुरू करते हो कि हाँ आई कैन बी दैट एयर होस्टेस। तो फिर विजुलाइज करके अपने अंदर हाँ वो मैं बन सकती हूँ, ये मैंने सोचा था। फिर उसके बाद देखा कि नहीं, पापा क्योंकि डिफेंस में थे एंड पापा बहुत क्लियर थे कि नहीं तुम्हारी अभी शादी होनी चाहिए, तुमको अभी अपने उस पर फोकस करना है, तो मेरी शादी हो गई। मतलब आपका सपना वहाँ पर थोड़ा कहीं ना कहीं एक बार एडजस्ट करना 20 साल में शादी हो गई। 20 साल में? हाँ जी। अच्छा, आप तो मालदा से बिलोंग करते हैं? जी। मेरा घर जो है, मतलब एकदम आदि घर जिसे हम कहते हैं, वो मालदा में है, तो बट पापा डिफेंस में थे। मालदा जैसी जगह से आपने सपना देखा, आपकी शादी हुई, तो सपना कहीं ना कहीं क्या आपको ये लग रहा है कि आपकी शादी के बाद ही आपको ये ऑप्शन मिला कि सपना पूरा करें, आप यहाँ तक पहुंचे? जी, क्योंकि देखिए मालदा छोटी जगह है ये मैं मानती हूँ, बट मैं पापा क्योंकि एयरफोर्स में थे तो मैं कभी मालदा में बहुत ज़्यादा रही नहीं हूँ। सिर्फ समर वेकेशंस पे जाती थी 1 महीने के लिए, वो हमारा 50 डेज का छुट्टी होता था, तो उसमें हम जाते थे, और मालदा मेरे लिए उतना ही नोन है। बाकी हमेशा हम बाहर ही रहे हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छी तरह करो, उसके बाद शादी कर लो, दैट इज हाउ। अच्छा, आप लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन को कितना महत्व देती हैं, और आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को मैनेज कर सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। अब वो डिसिप्लिन जो है वो आपका नीड बेस्ड होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा, हर जगह पे सेम डिसिप्लिन इम्प्लाई नहीं होगा। तो वो जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे ज़रूरत रहा है वहाँ पे वैसे मैंने किया है। शादी हो गई आपकी 20 साल में, आपने कहा कभी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब कोई ऑप्शन? नहीं, वो ऑप्शन मिला ही नहीं। पापा ने बहुत क्लियर बताया हुआ था कि देखो तुम्हारे लिए लड़का हम देखेंगे, अच्छा, तुम इधर उधर देखने की वो मत करो। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट था। पापा वाज वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, ही वाज वेरी क्लियर कि जहाँ पे हम तय करेंगे। हाँ, मैं कोएड में पढ़ी हूँ, कोएड में ही पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे पहले दिन से बता दिया गया था कि तुम्हारी शादी जहाँ हम फिक्स करेंगे तुमको वहीं पे करनी है। दे दी गई थी जी, तो इसलिए फिर इधर उधर कहीं। तो ये आपके लिए जो ये डिसिप्लिन बनाई गई थी, ये जो दायरा बनाया गया था, या मैं यूं कहूँ कि आपके लिए जो एक लक्ष्मण रेखा थी, यही क्या आपके लाइफ को आगे बढ़ने में मदद दी, या ये कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ आपके साथ समस्याएं आई? नहीं, देखिए अगर समस्या बोलो तो सिर्फ एक चीज़ था कि मैं तैयार नहीं थी इतनी जल्दी शादी करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैं चाहती थी कि खुद से कुछ बनूं। ठीक है, पापा ने पहले ही बोल दिया एयर होस्टेस नहीं बनना है, ठीक है, वो क्लियर हो गया, तो वो वहाँ पे कट गया ऑप्शन। और मेरे लिए ऑप्शंस बहुत कम थे, क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि तुम्हारी शादी होनी है, ठीक है। तो अगर वो कंसेप्ट्स आपके पास क्लियर हो तो आपको सिर्फ आपके वो सपने रहते हैं कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, एटलीस्ट मेरी शादी अगर होनी है 2 साल बाद हो तो अच्छा है, या 3 साल बाद हो तो अच्छा है, बट वो भी ऑप्शन नहीं था। मतलब अब मुझे नहीं पता पापा को बोलूं कि भगवान को, क्योंकि कहा जाता है कि शादियां तो ऊपर से तय होकर आती हैं, तो शायद वो लिखा था, और शायद इसीलिए हुआ था ताकि मैं अपनी लाइफ का टर्न ले सकूं, क्योंकि जो भी मैंने ग्रो किया है और जैसे भी मैंने अपनी लाइफ को दिशा दी है, उसमें पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। ही हैड बीन सच अ सपोर्टिव पर्सन, और उनकी जो चिंताधारा है, उनका जो नज़रिया है, वो बहुत ही अलग था, जो मेरे लिए सही मायने में मुझे प्रोत्साहित करता था कि मैं सामने अपने आप को रखूं। कितने साल हो गए आपकी शादी? अराउंड 28 साल। 28 साल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2000 से पहले नहीं, 1996 में हुई थी। जी। तो आपको इतना 28 साल का एक लंबा समय आपने तय किया एक शादीशुदा जिंदगी में,
आजकल आप देख रही होंगी कि शादियां बहुत कम टिकती हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, बहुत कम समय में ही उनमें प्रॉब्लम्स आती है, नौबत कोर्ट तक पहुंचती है, मीडिएटर्स भी काम नहीं आते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये कैसे माने इसमें क्या किया जा सकता है या क्यों हो रहा है ये? देखिए, अगर आजकल की बात करें तो कुछ सिचुएशंस में तो सच में सिचुएशंस बहुत खराब होती हैं, जहाँ पे जेन्युइन रीजंस, अब जैसे कुछ सोशल अब्यूज हो गया या कुछ, वो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ पे दूसरे पार्टनर का रहना मुश्किल हो जाता है। मैं उसको अगर अलग हटा के बोलूँ तो हम जिस जमाने में जी रहे हैं अभी, आपने अभी की पीढ़ी की बात की है, हाँ। यहाँ पे डोमिनोज देखिए 30 मिनट्स में आता है, कॉफी 2 मिनट में बनती है, जमाना इंस्टेंट का है। हमारा जो पापा लोगों का ज़माना था या हमारा जो ज़माना था, उसमें हमारा कुछ मतलब हम जोड़ के रखने की कोशिश करते थे, है ना, हम एडजस्ट करने की कोशिश करते थे, हम डायरेक्टली डिसीजन पे नहीं पहुंचते थे कभी भी। हमने यही सीखा था कि अच्छा रिलेटिव्स आ रहे हैं आपके घर पे, तो चलो सब ज़मीन पे गद्दे लगाएंगे और सो जाएंगे, ऐसे माहौल में हम लोग बड़े हुए हैं। बट अभी का जो जेनरेशन आ रहा है उसमें शायद इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिल रहा है, और इतने कई बार ना उनकी अपनी सोच नहीं होती है, उनको लगता है मेरी सोच ऐसी है, बट क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमेशा आपको सुन रहा है, तो जैसे ही आप कुछ बोलते हो कि मैं अपसेट हूँ तो वो सुन लेता है अपसेट हूँ, तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे गए आपके पास अपसेट के कोट्स आने शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत रिलेटेबल है, ये तो मेरी ही कहानी बता रहा है, और फिर आप उससे कैरिड अवे हो जाते हो। अब वो आपको जो दिशा दिखाता है आपकी सोच उसी दिशा में जाती है, जबकि हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग शायद ज़्यादा सोचते थे, हम लोग समझने की कोशिश करते थे। तो वो ऐसा नहीं कि सब ऐसा नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर ये होता है कि या तो ये हाँ है या ये ना है, बीचों बीच का जो वो एडजस्टमेंट की जगह है कि थोड़ा हम झुकते हैं थोड़ा तुम झुको और चलो दोनों मिलके आगे चलते हैं, वो जगह शायद थोड़ी सी घट रही है। इन्फ्लुएंसर के वजह से ये हो रहा है, माने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, माने खुद का दिमाग और दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, दिल दिमाग जो है ना वो बहुत अभी अगर आप बोले, आप मिल रहे हो फेसबुक पे, ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन फेसबुक मतलब आप एक बाहर के किसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हो, और हम ना अपना सबसे बेस्ट वर्जन वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि जो हम हैं। आप अगर सपोज जो इधर वाला साइड है मैंने उसको पसंद किया और मैं उससे रात को चैट कर रही हूँ या दिन में चैट कर रही हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, मैं इंस्टेंट नहीं आ रही हूँ। पहले क्योंकि मोबाइल नहीं था तो हम लोग जो करते थे ना, बुराई अच्छाई जो है वो सामने है, आपकी शक्ल पे दिख जाएगा, अगर आप गुस्सा पता चल जाता था। अभी क्या है, अगर आप गुस्सा भी हो तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके 4 इमोटीज लगा के फिर आप उसको प्रेजेंट करो, तो आप अपना नेचुरल फॉर्मेट नहीं दिखा रहे हो। अब वो नेचुरल फॉर्मेट दोनों तरफ से मिसिंग हो रहा है, तो जब आप जुड़ रहे हो फाइनली साथ रहने के लिए, तब वो नेचुरल फॉर्मेट अचानक से सामने आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जैसे वो नेचुरल फॉर्मेट सामने आता है, अब उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। हाँ, और वो एक जो आशा होती है कि हाँ ऐसा तुम ऐसे तो नहीं थे, हाँ ऐसे तो नहीं थे वाली कहानी, हाँ वो कहानी हो जाती है, वहां से डिसअपॉइंटमेंट्स शायद ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आज का जमाना बहुत फास्ट है, हमको सब कुछ चाहिए, कम समय में चाहिए, तो वो जगह जो है वो मतलब ज़रूरी है कि नहीं, हम लोगों को सब कुछ इमीडिएटली डिसीजंस नहीं लेने हैं, थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा। और हम इंसान हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सुंदरता है और यही हमारी सबसे बड़ी खामी है। तो हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं और ये हमें मानना चाहिए। अब आप उसकी गलती कितना मान सकते हो, उसकी हदें हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि हर जगह पे एक की गलती होती है या 2 की गलती होती है, बट थोड़ा तुम करो थोड़ा हम करें तो बैलेंस बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें आपको लगा कि नहीं, आपको भी आपने शादी करके गलती की, ऐसा कोई हुआ है? नहीं, टचवुड मैंने जैसे आपको बताया कि रिजॉल्व हो गया हो। नहीं, रिजॉल्व मतलब क्या था ना, पहले दिन से मेरे हस्बैंड हैड बीन वेरी ओपन माइंडेड। नहीं, मैं माइंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ एकदम। सॉल्यूशन क्या होता है? नहीं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली, मतलब मैं आपको अगर मुझे छुपाना होता तो मैं छुपा लेती। मैंने बताया कि अगर मैंने सब कुछ, पूरा क्रेडिट उनका इसलिए है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने सब कुछ करके दिया,
बट आप अगर पास में मेंटली और इमोशनली खड़े हो जाओ ना, आधी जंग आप वैसे ही जीत जाते हो। अच्छा। तो वो इंसान ऐसा था ना कि वो जानता है कि कई बार मैं जैसे बहुत गुस्सा जल्दी होती हूँ, वो बहुत शांत है, वो कुछ चीजें बहुत केयरलेस हैं, मैं बहुत केयरफुल हूँ। ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, बट हम लोगों को एक दूसरे का पता है। और जैसे हर हस्बैंड वाइफ लड़ता है, हम भी लड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लड़ते हैं। और पहले होता था कि जैसे मेरे हस्बैंड कहते थे कि अब देखो 3 दिन हो गए, अब तो झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। सो ये वो बोल देते थे। अभी क्या है, अभी वो चीजें उस लेवल पर जाती ही नहीं है, बिकॉज हम सब उसी रिलेशन में मैं बड़ी हुई हूँ। मेरी शादी हुई है 20 साल में और मेरी शादी को हो गए हैं 28 साल। तो अब क्या है, अब मैच्योरिटी अलग लेवल पर है। तो अब अगर हमें कुछ तू मैं भी हो जाती है, हम जल्दी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाँ, ये एक समझदारी के लेवल में। हाँ, वो अपने आप एक मुझे लगता है यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि झगड़े तो हर किसी के होते हैं, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं। तो हम लोग ये मान लिए कि हाँ, झगड़ा होना ही है, अब आगे जाके हमको इसी जगह पे बिताना है, यही हमारा लाइफ पार्टनर रहेगा, इसी को मान के चलना है। यहाँ पे एक बात और आती है कि हम ना हाईलाइट हमेशा करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। झगड़े हमारे तो बाप बेटे में भी होते होंगे, बेटी माँ में भी होते हैं, और बहुत छोटे छोटी चीजों पर होते हैं, और वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, मतलब अपनी माँ से। बट वो जैसे ही सासू माँ की बात आती है, हम लोग सासू माँ, है ना, जब अपने मम्मी पापा से झगड़ा हो रहा है, बट हस्बैंड से जब झगड़ा हुआ, तो वो चीजें थोड़ा सा माइंडसेट समझने की भी जरूरत है। माने खुद के हस्बैंड को से झगड़ा होता है तो वो बुरा है, और आपके भाई का अगर आपकी भाभी से झगड़ा होता है तो भला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता हो। वो सोसाइटी में वही रहता है कि नहीं, हाँ, वो तो गड़बड़ मेरी वाइफ ने, मतलब भाई की वाइफ नहीं किया होगा, ऐसे थोड़ी ना है, मेरा भाई तो ठीक ही होगा। वो ऐसा एक माइंडसेट होता है। हाँ। अच्छा, आप बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते जी, क्या सोचती हूँ? हाँ, माने उनको कैसा आप डेवलप करना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो मेरी बेटी को मैंने बोला हुआ है कि तुम अपना जैसे प्लान करना चाहती हो अपनी लाइफ को, तुम वैसे प्लान करो। तो शी हैज कंप्लीटेड हर मास्टर्स। अभी वो ताइवान में अपना चाइनीज पढ़ रही है, गवर्नमेंट ऑफ ताइवान से उसको स्कॉलरशिप मिल गई है। शी इज़ डूइंग हर ओन, मतलब शी इज़ लिविंग हर ओन ड्रीम्स, अच्छी तरह कर रही है। तो जिस दिन उसको लगेगा कि मुझे शादी करनी है, उस दिन हम आगे बढ़ेंगे। जब तक नहीं है तब तक मैं उसको नहीं बोलूँगी। बाकी शी इज़ वेरी ओपन, इंट्रोवर्ट है, बट जब मतलब ऐसा टाइम होता है, हमें पता लगता है कि इस वक्त हमें बात करनी है, और उस वक्त हम सब तरह की बात कर सकते हैं। मतलब हर टॉपिक हमारे लिए ऑन है, यहाँ तक कि अगर समथिंग रिलेटेड टू सेक्स, सेक्सुअल अब्यूज, या जो सिचुएशंस, एवरीथिंग। इट्स नॉट कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत बोलो। इवन फॉर माय सन आल्सो। आप उसके साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव कर रहे हो? हाँ, दोस्त की तरह मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ एक ही होती है, दोस्त बधेरे। सो यस, मतलब मैं दोस्त की तरह होती हूँ, बट उस जगह पे माँ का रखती हूँ, बिकॉज उसके पास ये सपोर्ट सिस्टम होता है कि जब वो कहीं पे बहुत कंफ्यूज है, वो आके मुझसे बात करके मुझसे सॉल्यूशन ले सके। तो वो दोस्तों के साथ भी होता है, बट जो सॉल्यूशन मैच्योर्ड माइंड से आएगा वो शायद थोड़ा सा अलग होता है। और ग्रेजुअली शी हैज गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, ये जनरेशन अच्छा ही बोलता है, ठीक ही बोलता है। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, मान लीजिए कि अगर आपकी बच्ची अभी इस वक्त, आपकी नहीं, कोई भी बच्ची जो अभी ऐसे एज में आ रही है, मान लीजिए नए उभर के टीनेज हुई है, उसको गाइडलाइंस की जरूरत है, तो उसको क्या, माने उसके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए? पेरेंटल बिहेव की अगर बात करें तो कैसा होना चाहिए उसको? उसको तो गाइडलाइन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, बहुत कुछ माइंडसेट का चेंज होता है। तो ये समय में उसको जरूरत होती है, तो उसके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप एक स्पेशल एजुकेटर भी रह चुकी हैं, अभी आपके पास इतने बच्चे भी पढ़ते हैं। तो नहीं, देखिए, वो जो एज है ना, उसमें पहला तो है कि उसको स्पेस देना चाहिए, बिकॉज वो ग्रो कर रही है। तो उसका जो फिजिकल चेंजेस है, जो मेंटल चेंजेस है, जो इमोशनल चेंजेस है, ये सारे चेंजेस में वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। तो उसको आप जब सपोर्ट दे रहे हैं, उस सपोर्ट में एक स्पेस चाहिए। अगर आप सब कुछ उसके ऊपर चढ़ा देंगे तो वो डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग नहीं होगी।
थोड़ा अगर उसको धक्का भी मिलता है, वो अगर खुद डिसीजन लेती है और उसको पता है कि आप पीछे खड़े हो, तुम डिसीजन लो ना, गलती होगी हम देखेंगे, हाँ, वो जो मैं हूँ तुम्हारे पीछे बट तुम आगे चलो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि इस समय में लड़का हो या लड़की हो, वो अट्रैक्शन में ज़्यादा आता है और वहाँ से क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई की तरफ या फिर किसी नशे के चपेट में भी आ जाते हैं। कई बार वो माने परिवार से दूर होने लगते हैं धीरे धीरे। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है जब भी बच्चे जब बड़े होते हैं, फ्रेंड्स के बारे में चर्चा करते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, मतलब ये वर्ड जो है ना, ये अभिशाप जैसा लगता है। जब बच्चे अपने पेरेंट के साथ शेयर करते हैं तो उस समय उनको एक बहुत अजीब सा ही माने रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को दूर कर देता है। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी बोला है, ये जो एज है ना, जिस एज की हम बात कर रहे हैं, एडोलेसेंस, इसमें क्या है, ये एक ऐसी एज है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। मेरे इंटरेस्ट, मेरी लाइकिंग, मेरी डिसलाइकिंग, मेरे एम्स, मुझे कैसे लोग पसंद है, ये आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो। और जब आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, इसी उम्र में आपकी प्यार की भी उम्र है, इसी उम्र में आपको अपने करियर, अपने लाइफ के बारे में भी सोचना है, इसी उम्र में आपको अपने हार्मोनल चेंजेस के बीच से वो स्ट्रगल भी करना है। तो ये बहुत इजी नहीं है, ये जैसा हमें लगता है। और हम कहते हैं ना कि हमारे ज़माने में तो नहीं, हमारा ज़माना और था, अभी का ज़माना और है। हार्मोन तो हमारे ज़माने में भी थे, एकदम, पढ़ाई हमारे ज़माने में भी बट थी। अभी के बच्चे आर ओवरलोडेड विथ इंफॉर्मेशन। तो उसके चक्कर में क्या है, उनको जितना जानना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिल जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला चुनना चाहिए। और उसमें भी आपको वो दिखेगा कि पहले वाले कौन सी न्यूज आ रही है। अगर वो न्यूज प्रॉपर है भी नहीं या वो आर्टिकल प्रॉपर है भी नहीं, लेकिन वो टॉप पर है, तो वो बच्चा वही पढ़ेगा, ठीक है, जो क्वालिटी वाला है उस पे नहीं जाएगा। तो व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स, या बच्चों को भी, जो मैं मतलब अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, कि तुमको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तुम किसी चीज, अपनी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, बट दोस्ती के चक्कर में तुमने अपनी पढ़ाई में कमियां, मतलब आप नहीं गए या आपने मिस कर दिया, आप वो नहीं कर सकते। आपको प्यार में रहना अच्छा लगता है तो आप सारा दिन रात प्यार में डूबे हो और आपका करियर जाए भाड़ में, ये नहीं कर सकते। आपको सब चीज़ों का एक, हालांकि डिफिकल्ट है, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो, ये प्यार मेरे साथ तभी टिकेगा जब मेरा करियर अच्छा होगा, जब मैं खुश रहूंगी। क्योंकि करियर अच्छा होना मतलब मेरा खुश रहना। मैं जब खुश रहूंगी तभी मैं किसी और को खुश रख पाऊंगी। एज वी से कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनो तभी आप दूसरों को बचा पाओगे। तो पहले खुद अगर आप खुश नहीं होगे तो आप खुशियां बांटोगे कैसे? अगर आप खुद संतुष्ट नहीं होगे, आप दूसरों को संतुष्ट कैसे करोगे? आप हमेशा खुद चिड़चिड़े रहोगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो आप वो चिड़चिड़ापन ही वर्ल्ड को दोगे, अपने आसपास के लोगों को दोगे, और अपने जो प्रियजन है आप उनको भी दोगे। तो उसकी जगह पे अगर आपको खुश रहना है, लर्न टू बैलेंस, प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा पहले रखना है। दिन में अगर आपको आपका लव भी अटेंड करना है, आपको अपना करियर भी अटेंड करना है, आपको अपने दोस्त भी अटेंड करना है, तो डिसाइड कर लो कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तीनों को टाइम दो, बट तीनों को टाइम दो, जरूरी है। अच्छा, आपके लाइफ में आपने जो 28 साल शादी के हो गए, उसके बाद आपकी जॉब की लाइफ में लगभग मुझे लग रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में 15 साल से ज़्यादा हो गया। तो इस 15 साल से ज़्यादा का जो समय बीता, इसमें उतार चढ़ाव तो बहुत आए होंगे। मतलब कभी लगा होगा कि आपको कभी मान लीजिए कि आप बीमार हो गए, कभी मेंटली आपको डिप्रेशन आया होगा, ऐसे बहुत सारे दौर आए होंगे। तो कौन सा ऐसा खास दौर आया जब आपको लगा कि नहीं, अब आगे आपको कुछ नहीं कर पाएंगे? ऐसा कोई समय आया था जिससे आप निकले, और कैसे निकले आप? देखिए, आए तो ऐसे बहुत हैं, बट अगर मुझे बताना हो तो एक टाइम ऐसा था जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2-2.5 साल का था। बेटी तब 7 साल की थी और उसको बहुत बुखार था। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया था वो बहुत नया ऑर्गेनाइजेशन था, और जहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूव करना था, क्योंकि मैं एक स्पेशल एजुकेटर के हिसाब से 10 साल काम कर चुकी थी, और वहाँ पे मुझे बहुत बहुत प्यार मिला था। तो एक तो वहाँ से निकल के आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जब पैर रखते हो तो आपका स्ट्रगल ही अलग होता है। टाइमिंग एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन हो जाता है। जैसे मेरे बच्चे, जब मैं स्पेशल एजुकेटर थी तो मैं घर आ जाती थी 4-5 बजे। तो मुझे पता था कि क्योंकि मुझे माँ भी बनना था, मेरी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, मुझे उनको टाइम भी देना है, तो मैं मैक्सिमम, कभी अगर बहुत देर हुआ तो भी 5 बजे, उससे पहले मैं नहीं। तो मैंने जब स्कूल छोड़ा
तो मैंने वही कि बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए, नाउ आई नीड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर माई ड्रीम्स, तो मैं इसी हिसाब से बढ़ी। बट टाइमिंग बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था प्राइवेट सेक्टर में तब के वक्त, और जो पोजीशन मैंने होल्ड की हुई थी वहाँ पे वो वर्क और जो मैनेजमेंट था, दे डिमांडेड मेरा एक्स्ट्रा टाइम। अब क्या है, बच्चा बीमार है घर पे, आप आया के पास रख के जा रहे हो। माई मदर इन लॉ वॉज नॉट कीपिंग वेल एट दैट टाइम, आई लॉस्ट माई मदर वेरी अर्ली। तो मेरे घर पे सपोर्ट सिस्टम, माई हस्बैंड वोंट लीव हिज जॉब एंड विल बी स्टेइंग, बिकॉज उनका भी मेरी तरह है, तो ही ऑल्सो इज इन टू हिज वर्क। उस वक्त मैं आपको और उस वक्त इतना डिफिकल्ट टाइम था कि मैं आ रही हूँ, मेरे दिमाग में बच्चे को लेके घूम रहा है, उसकी तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी प्रॉपरली मिल नहीं रही है, वर्किंग आवर्स आर टेरिफिक, आप रात रात सो नहीं रहे हो क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, ऊपर से बीमार है, आप मतलब टेंशन में ही जगे हुए हो। तो उस वक्त लगता था कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज 2 बच्चों को संभालना, एक अच्छी मदर बनना, एक अच्छी वाइफ बनना, फिर एक अच्छे से नौकरी करना, फिर वो शायद सपने ही रह जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। मैंने शायद इम्प्रैक्टिकल कुछ सोच लिया होगा, ऐसा कई बार थॉट्स आते थे। बट निकल गए वहाँ से थॉट से। हाँ, वो धीरे धीरे निकल गए, बिकॉज ऐसे जब आते थे थॉट्स तो आई यूज्ड टू डिस्कस विद माय हस्बैंड कि आई डोंट थिंक कि मुझसे होगा, मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि कंधे दुखने लगते थे टेंशन में। तो देन ही सेड कि ये एक फेज है, चला जाएगा, तुम पहले बैठ के सोचो कि तुमको सच में नहीं करना है। अगर तुमको सच में नहीं करना है मत करो, बट वो कि इस सिचुएशन की वजह से वो नहीं करना है, उस लाइन पे मत जाओ। पहले सोचो, अगर तुमने सोचा था पहले कि तुम कर सकती हो तो तुम कर सकती हो। ये टेम्पररी फेज है, आज बच्चा बीमार है, बट बच्चा भी चाहता है कि तुम जाओ, थोड़ा सा करके आओ, कल को वो जब तुम्हारी तरफ देखेंगे तो वो प्राउडली कह सके कि हाँ मेरी मम्मी शी हैड बीन वर्किंग। और तुम्हें अपने बच्चे को भी सिखाना है कि बेटा जो ज़माना है उसमें लड़कियां, तुम्हारे बेटे की वाइफ जो है वो भी नौकरी करेगी, यू हैव टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव एट द सेम टाइम। और बेटी को भी सिखाना है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, वो तुम मतलब तभी सिखा पाओगे जब तुम खुद हो। तो दैट वाज देयर, बहुत टाइम लगा, बट देन हो गया। आसान नहीं था। मान लीजिए आप जब ऑफिस में रहते हैं या आप वर्क फील्ड में रहते हैं, और या फिर मान लीजिए घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं और बहुत माने हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस समय आपके पास क्या मंत्र है कि आप उसको माने आप उसके द्वारा माने किस तरह से निकल पाते हैं, उस स्ट्रेस को कैसे रिलीव कर पाते हैं आप? इसमें मैं जो करती हूँ वो है कि मैं बोलती हूँ कि मैं आज 2-3 घंटे के लिए कहीं पे जा रही हूँ। अच्छा। वो जनरली मैं किसी या तो कॉफ़ी हाउस में या कहीं पे जाती हूँ जहाँ पे मैं अकेली होती हूँ। उस वक्त मैं एक कप कॉफ़ी हो, एक कप चाय हो, कुछ भी ऑर्डर करती हूँ, और मैं उस वक्त बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मेरा प्रॉब्लम है तो पहले मुझे उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी कुछ आता है ना, ऐसे जैसे हम स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, हम उससे या तो भागना चाहते हैं और हम भागने के नाम पे कुछ भी करते हैं। तो मतलब सॉरी, बहुत लोग ऐसे लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपके इमोशंस हैं, वो आपके टेंशन्स हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि वो आ कहाँ से रहे हैं। बिकॉज मैंने एक थ्योरी हम लोगों को पढ़ाई गई थी NIMH में, उसमें था दैट इज़ ABC थ्योरी। A for antecedent, B for behavior, C for consequences। तो consequences पे हमारा ध्यान हमेशा ज़्यादा जाता है, और बिहेवियर हमारा पूरा का पूरा वो ले लेता है, टेंशन ले लेता है, और उसके अगेंस्ट में हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं। बट जो हम ध्यान नहीं रखते वो है एंटीसीडेंट, हुआ क्यों। अगर हम वो क्यों का टेक केयर कर लें तो आगे का बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये हमें सिखाया गया था, बिकॉज स्पेशल एजुकेशन में जाना था, तो वो एनालिसिस होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस में आ गया। तो मैं पहले क्या करती हूँ, वो जो अकेला टाइम निकालती हूँ उसमें जाके बैठती हूँ, और पहले मैं ढूंढना शुरू करती हूँ कि हो क्यों रहा है, क्या कारण है। और वो कारण जब मैं सोचती हूँ तब मैं बहुत नॉन जजमेंटली सोचती हूँ, मतलब अपनी साइड लेके नहीं मेरा तो, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को अच्छा बना कि भाई मैं तो ठीक हूँ, गलती तो उधर की है। तो उस वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके, कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारा माइंड तो ह्यूमन है, तो हमेशा ही अपनी साइड लेगा। तो उस वक्त कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अनबायस्ड रहूँ और बहुत डीप जाती हूँ उसके, एंड देन आई डिसाइड सर्टेन थिंग्स, उसमें पूरा
सोच के, और वो जो सेल्फ टॉक है ना, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। अगर वो एक दिन में हो गया ठीक है, अगर नहीं होता है मैं 2 दिन बाद फिर से जाती हूँ। हर बार तो एक दिन में नहीं हो जाता, तो मैं 2 दिन बाद फिर से जाती हूँ। एंड वो 3-4 दिन मैं थोड़ा सा कम इंटरैक्ट करती हूँ लोगों से। आई अवॉइड, बिकॉज मुझे पता है कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ। तो कहाँ पे, देखिए ह्यूमंस के साथ आप डील कर रहे हो, हर एक का इमोशन आपके जैसा नहीं होगा, हर एक का रिएक्शन आपके जैसा नहीं होगा। तो किसी ने अगर गलत रिएक्ट किया, आपके सारे इमोशंस उस वक्त निकल के आ गए, आप रिग्रेट ही करोगे। अच्छा, इमोशंस जब मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इमोशन जब होता है, गाली वाली दी है किसी को कभी? नहीं, गाली मैं नहीं दे पाती हूँ। मतलब गाली मेरे मुंह से, ऑनेस्टली बोलूँ, मेरा मैक्सिमम निकलता है स्टूपिड या इडियट। उससे ज्यादा गाली मुझसे निकलती नहीं है। मतलब ये मेरे उसमें ही नहीं है, आदत में ही नहीं है। डिक्शनरी पता सब है, जेन्युइनली बोलो सब पता है, क्योंकि देखिए बड़ी हुई हूँ दिल्ली चंडीगढ़ जैसी जगह पर, तो गालियों की तो बौछार सुनी है सुबह से स्टार्ट। जी बिल्कुल। तो वो मैंने गालियों की बौछार सुनी हुई है, समझ में सब आता है, सुना भी बहुत कुछ है, पता भी बहुत कुछ है, बट प्रैक्टिस नहीं हुई है। प्रैक्टिस नहीं हुई है बिकॉज हाँ, क्योंकि मैं ना बहुत ओवर इमोशनल रही हूँ, और मैंने देखा है कि मैं बिकॉज ओवर इमोशनल थी और सुपर सेंसिटिव थी, तो उसने मुझे मतलब सोचने पर मजबूर किया। जब मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, मुझे लोगों ने बताया कि ऐसे हर चीज को बुरा नहीं मानते हैं, हर चीज को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को जब कंट्रोल करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, हर चीज को आप जैसे सोच रहे हो, जैसे देख रहे हो, वैसा नहीं है, उसका एक अलग पहलू भी है, तो उसकी तरफ देखो। और गालियां देने की तब जरूरत पड़ेगी जब आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल लिटरली कहीं और ही चला जाएगा। उतनी फ्रस्ट्रेशन तक जाना ही नहीं है, अगर चीजों को थोड़ा इजी ले लिया जाए कि चलो वो बंदा ऐसा ही है, अगर वो मुझे कुछ बोल रहा है, अगर वो गाली दे रहा है, या अगर वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट दैट पर्सन। वो अपनी छवि दिखा रहा है मुझे। तो वो जब आप सोच लेते हो, तो आपके लिए लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, आपको गालियों की जरूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट उसकी तरफ देखते हो, मुस्कुरा देते हो और छोड़ देते हो। तब आपको गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, वो इजी बना देता है लाइफ को, बिकॉज यू स्टार्ट एंजॉयिंग द बिहेवियर। आपकी लाइफ में आप इंस्पिरेशन किसको मानती है? एज इन रोल मॉडल, या किसको देखकर आप इंस्पायर्ड हुई, आपको ऐसा बनना है, या आप उसकी तरह लगती हो? कभी कभी बोलते ना हीरो हीरोइन को, या किसी ऐसे लिटरेट पर्सन को, या नहीं, देखिए मैं महान व्यक्तित्व को। जी मैं इंस्पायर्ड तो बहुतों से होती हूँ, बट अगर मेजरली बोलूँ तो सुष्मिता सेन इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन। हाइट में लगभग मैं शायद उनसे थोड़ा सा कम हूँ, तो वो शायद 5'8" की हैं। तो एंड मेरे से 2 या 3 साल ऊपर हैं, तो मतलब एकदम पास वाले, 2 भी साल होगा कि नहीं, वो मतलब वो उतना ही है। तो उस हिसाब से उनको इसलिए मानती हूँ बिकॉज जब मैंने उनका कॉन्टेस्ट मिस इंडिया का देखा था दूरदर्शन पे, वहाँ से उनकी जो पर्सनालिटी मैंने देखी थी, ऐश्वर्या वॉज अ हिट मॉडल, ठीक है, एंड सुष्मिता हैड जस्ट स्टेप्ड इन, बट और उन्होंने अपना बहुत बजटिंग के अंदर अपना गाउन वाउन बनाया एक लोकल टेलर से, और जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया, और जिस इंटेलिजेंस और विट के साथ उन्होंने आंसर्स दिए, उसके बाद उनका थॉट प्रोसेस, वो सिंगल मदर, एडॉप्ट किया गर्ल चाइल्ड को, और उस गर्ल चाइल्ड के लिए वो लड़ी भी हैं, मतलब उसको बिकॉज फॉरेन जाना अलाउड नहीं था, ये सब मैं उनका पढ़ती रहती हूँ, तो वो चीज़ें इतनी इंस्पायरिंग हैं कि आप 2 गर्ल चाइल्ड्स को अडॉप्ट करते हो। गर्ल चाइल्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तब एक बहुत बड़ा मिथ था, अभी फिर भी काफ़ी चेंज आया है। तो 2 गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना, खुद इंडिपेंडेंट होना, बिल्कुल डिफरेंट थॉट प्रोसेस रखना, लाइमलाइट से कैरिड अवे नहीं हो जाना, कम्युनिकेशन पे इतना अच्छा ग्रिप, जितना अच्छा वो हिंदी बोलती हैं उतना ही अच्छा वो इंग्लिश बोलती हैं, उतना ही अच्छा उनका उर्दू का प्रोनाउंसिएशन है। सो एंड जो वार्मथ वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि वो जब किसी से भी बात करती है, मैंने आज तक नहीं देखा कि वो बदतमीजी से बात कर रही है। आपने देखी थी मूवीज? तो जब पहले करती थी तब देखी थी, अभी तो आर्या 1 और 2 आई है, वो भी मैंने देखी है। शी इज अ फैंटाबुलस एक्टर, तो अभी तो बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड
अपने आप को जिस तरह से वो कैरी करती हैं अपनी आइडियोलॉजीज को, वो किसी को फॉलो करके ऐसा करना है वैसा करना है नहीं. शी हैज़ हर ओन इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस एंड शी इज़ वेरी जेंटल एंड हम्बल वाइल टॉकिंग एंड शी इज़ सो इंटेलिजेंट. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ लेडी कि वो वहाँ से वहाँ तक, मतलब जो जर्नी है उनकी, लोगों ने बोलने में तो कुछ भी नहीं छोड़ा था तब भी, तो वहाँ से आज जहाँ पे खड़ी हैं स्ट्रॉन्ग, आई गेट इंस्पायर्ड. अच्छा, महिलाओं में एक चीज़ होता है, लाइक उनके काफ़ी महिलाओं से मेरी बातचीत होती है तो बोलते हैं कि लाइक जो जॉब होता है ना उनका, जॉब के अंदर में जैसे 9 to 5 वाला जॉब होता है, जो भी होता है उसके अंदर भी उनको मैंने देखा कि उनका एक माइनस पॉइंट वो खुद भी बताती हैं कि उनके लिए माइनस पॉइंट होता है कि उनका तैयार होने का जो वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है. तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये भी थोड़ी सी बाधा बनता है? आपके लाइफ में भी ऐसा आया कि आपको रेडी होकर आपको ऑफिस जाना है और आपको रेडी होने में 2-3 घंटे लग गए, ऐसा कुछ होता है आपके साथ भी? नहीं, मुझे रेडी होने में 20 मिनट लगता है प्रिसाइजली, बिकॉज वो वही जो डिसिप्लिन की बात आती है ना. अच्छा. तो हमारा तो टाइम अलॉटेड रहता है कि सुबह कैसे क्या क्या एक के बाद एक होगा. तो मेरा 90%, अगर कोई पार्टी है या कुछ ओकेजन है या इवेंट है तब अलग बात है, तब हो सकता है 45 मिनट 1 घंटा भी लग सकता है. बट मुझे आप उस चीज को महत्व नहीं देते हैं? नहीं, 20 मिनट. यू शुड ड्रेस प्रॉपर्ली, आप नीट दिखने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी इज हाउ यू कैरी योरसेल्फ, दैट इज़ व्हाट आई फील. तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, आप अगर सिक्योर्ड हैं अपने बारे में और आप जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं और पहले दिन से आपने सोच के रखा है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ये सोचने में चला जाता है पहनना क्या है. तो अगर आपने पहले से सोचा हुआ है कि आपको पहनना क्या है तो आपको शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. रूटीन क्या है आपका? मेरा सुबह उठने के बाद जनरली मैं चाय पीती हूँ और थोड़ा बहुत अपना, मतलब उस वक्त मैं मोबाइल नहीं पकड़ती हूँ. 6, बहुत जल्दी तो नहीं उठती हूँ, 6 ऐसे उठती हूँ. उठ के फर्स्ट इज़ कि मैं थोड़ा देर चुपचाप ही बैठती हूँ, मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करती हूँ. और अराउंड से आधा घंटा, फिर उसके बाद चाय के बाद धीरे धीरे अपना शुरू होता है खाना वाना. मैं खुद ही बनाती हूँ तो आई कुकिंग वगैरह ख़त्म होता है तब तक मेड का अपना शुरू हो जाता है, वो सब ऑर्गेनाइज करना, जो रखना था पहले. तो अभी बच्चे तो दूर हैं अभी, बट पहले उनका जैसे खाना वाना आफ्टरनून में वो लोग आके क्या खाएंगे, इवनिंग में क्या खाएंगे, वो सारा प्लान करके रख देती थी. तो वो सब करने के बाद देन आई गेट रेडी. उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस पहुंच जाती हूँ. फिर ऑफिस में मेरा टाइम तकरीबन 6-6:30 बज ही जाता है. घर पहुँचते 7:30 जाके आराम से चेंज वेंज करके चाय पी के फिर थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ बातें किया, अगर वो है घर पे तो फिर अच्छी तरह से बातें करके देन आई कुक डिनर. उसके बाद खाना खाया, थोड़ा बहुत टीवी अगर मौका मिल गया तो देखा, मोबाइल टाइम, और फिर उसके बाद जनरली देखा किचन वाइंड अप करना, रेगुलर हाउस का वो जो भी रहता है वो करके आई गो फॉर स्लीप. बीच में कभी स्टूडेंट्स का कुछ फ़ोन आ गया या किसी को स्पेशल गाइडेंस चाहिए, उसका एक हाफ एन आवर अलग निकल जाता है, बट इट इज़ नॉट एवरी डे. स्टूडेंट्स के साथ आपका कैसा, मतलब ये रहता है, इंटरेक्शन कैसा रहता है? मतलब डायरेक्ट, क्योंकि आप तो एक मुझे लगता है आप तो एक डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ, प्रबंध निर्देशक है, तो आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन कैसा है स्टूडेंट? मैं प्रबंध निर्देशक हूँ, बट मैं उनकी पर्सनालिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हूँ. तो मैं उनसे रोज़ क्लास में मैं उनको सिखाती हूँ कि कैसे अपने आप को, अपना बेस्ट वर्जन आप वर्ल्ड को प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप तहजीब से बात करेंगे, कैसे आप अपना ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे, कैसे आप अडेप्टेबिलिटी को अपनाएंगे, कैसे आप दुनिया से लड़ने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेंगे. बिकॉज ये जो एज ग्रुप है ये एक्चुअली जैसे आपने कहा हार्मोनल उसमें जा रहा होता है, और अभी क्योंकि एडिक्शन की बात भी आपने की, तो बहुत तरह के प्रलोभन है चारों तरफ. उन प्रलोभन में से अपने आप को संभाल के फोकस रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसलिए मैं क्लास में उनसे जब मिलती हूँ एकदम प्रॉपर फैकल्टी की तरह मिलती हूँ. जब वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर आता है तब मैं डायरेक्टर बन जाती हूँ. वो रोल चेंज हो जाता है. शौक क्या क्या है आपको? लाइक अगर बात करें, जैसे लोगों को होता है बुक रीडिंग्स का, सिंगिंग का, ट्रैवल का, और बहुत कुछ होते हैं, तो क्या आपका बेसिक शौक क्या है? आपको क्या पसंद है? ट्रैवलिंग मुझे अच्छा लगता है, अलग अलग जगह पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लोगों को जानना बहुत अच्छा लगता है. मैं लोगों को सिर्फ सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचना कि
अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग सोचते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कविताएं लिखती थी, बट अब तो खैर वो नहीं होता। मतलब वो आप तो कवि भी हैं? नहीं मैं नहीं हूँ। वो मैं तब कॉलेज के टाइम पे थोड़ा बहुत लिखती थी, बट अब तो वो नहीं है। थोड़ा सा आर्टिस्टिक बेंट था, वो नहीं है। एंड मेजरली मुझे क्या बोलूँ, शॉर्ट स्टोरीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैक्सिमम मैं इंस्पिरेशनल आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ती हूँ। आपसे जो बातचीत हो रही है उस सिलसिले में हम काफ़ी दूर तक निकल चुके हैं, और जो दर्शक हैं उन्हें बता दें, हम आज बैठे हैं श्रीमती राजश्री बनर्जी के साथ, जो कि जाफायर इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन की प्रबंध निदेशक हैं, और इनके साथ आज बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत के दौर में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है जो दर्शक चूक गए हैं इस पॉडकास्ट को शुरुआत से देखने में। मैं चाहूँगा कि वो दोबारा इसको देखें, और यह जो पॉडकास्ट है, यह जो पॉडकास्ट का सेशन हम ले रहे हैं, इसमें अलग अलग कहानियाँ लेकर आ रहे हैं लोगों के जीवन से, जो उनके जो अनछुए जो पल है, या जो वो बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सफलताएं, हमारी विफलताएं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब लगभग इस पॉडकास्ट का आखिरी दौर में हम पहुँचे हुए हैं। राजश्री जी, कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जब मन में आता है कि ठीक है चलो हमको एक मंच मिले, हमको एक प्लेटफॉर्म मिले, हम वहां से जरूर बोलेंगे, ऐसा कुछ है आपके जहन में संदेश? देखिए, ये मान के चलिए कि लाइफ में सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, सबके अपने बोझ हैं, सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, सबके अपने युद्ध हैं, और अगर आप उससे घबराओगे तो नहीं चलेगा। कभी कभी घबराहट आएगी, बट हमेशा एक सॉल्यूशन भी रहता है। आपको थोड़ा सा अपने ओर देखने की ज़रूरत है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ब्रश अप करने की ज़रूरत है, और ये मानने की ज़रूरत है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगर आप वो मान लेते हो और ठान लेते हो, तो दुनिया की हर एक ताकत आपके साथ होगी। ओनली थिंग इज, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और सही दिशा चुननी है। दिशा अगर जैसे अभी यंगस्टर्स की बात हो रही है, तो अगर आप एडिक्शन चुन लोगे और मानोगे कि वो सही है, मैं वो नहीं बोलना चाहती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हम सबको पता होता है कि हमारा एक कॉन्शियस है जो बोलता है कि तुम ये सही कर रहे हो और तुम ये गलत कर रहे हो। तो सोचिए, सही करिए। आपको अगर लगता है कि दूसरों की प्रॉब्लम नहीं है या उनकी प्रॉब्लम छोटी है, मेरी बड़ी है, किसी की प्रॉब्लम छोटी नहीं है, किसी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हर एक के पास अपनी प्रॉब्लम बड़ी है। उस प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर है। थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, लड़िए, विजय आप ही की होगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आपने सुना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, और अपने बारे में इन्होंने काफ़ी खुलकर बातचीत भी की। एक आखिरी प्रश्न मेरे जहन में है कि जो मैं पूछ रहा हूँ हर जो हमारे मेहमान आते हैं उनसे, कि सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है आपकी लाइफ में कोई ऐसा मित्र है जिसको कि आप मानते हैं कि हाँ वो आपकी लाइफ में बहुत सपोर्टिव है, या आप फ्रेंडशिप में कितना बिलीव करते हैं, दोस्ती में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। कोई दोस्त हैं आपके? जी, मेरे तो स्कूल के दोस्त भी अभी भी मेरे हाँ जी बिल्कुल है। उनमें से हम एक अपने क्लोज फ्रेंड को खो भी चुके हैं, कैंसर हो गया था तो उसकी वजह से। बट दोस्त बहुत बड़ी जगह लेते हैं आपकी लाइफ में। दोस्त आपका, अगर आपका सर्कल सही है तो सही सर्कल है, तो अगर आपका सर्कल सही है, वो आपको सही दिशा दिखाएगा, आपको चुनौती भी देगा। मतलब आजकल जो कंसेप्ट है ना कि दोस्ती में चलो वो झूठ बोल रहा है, मैं भी साथ झूठ बोलता हूँ, तो दोस्त हैं। दोस्त वो नहीं है। दोस्त अगर आप झूठ बोल रहे हो और आप अपने लिए गलत कर रहे हो, तो वो आपको घुमा के थप्पड़ मार के ये बोलेगा कि तू गलत कर रहा है, बिकॉज ही इज अ वेल विशर ऑफ योर्स। तो दोस्ती के तो मायने ही अलग है। वो एक ऐसा रिश्ता है जो आप चुनते हो अपने आप माँ बाप चुन नहीं सकते, आप बॉस, मैं ये स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि दोस्ती आप बॉस चुन नहीं सकते, आप कलीग्स चुन नहीं सकते, आप माँ बाप चुन नहीं सकते, आप रिश्तेदार तो फ्री पैकेज में आ ही जाते हैं जब आप, हाँ, तो आप चुन सकते हो, तो वो है दोस्त। और दोस्त के बाद आता है आपका प्यार का रिश्ता। तो जब आप दोस्त चुनते हो तो उस जगह पे वो रिलेशन आप चुन रहे हो, सही चुनो, आपको सब कुछ सही से मिल जाएगा। वो खुशी,
शेयर करने वाला इंसान भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको खुशी दुगनी हो जाएगी, और वो भी जहाँ पे आप कहीं किसी को कुछ नहीं बता पा रहे हो, उसके आंचल में जाके रोओगे तो पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा और वो समझेगा कि हाँ आपके लिए रोना ज़रूरी था, सिर्फ पास रहना ज़रूरी था, तो वो चुपचाप बैठ के आपका रोना सुन लेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्ती बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर रिश्ता इम्पोर्टेंट है, आई वुड से। तो आज के इस पॉडकास्ट में राजश्री बनर्जी से हमने बातचीत की। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, काफ़ी अंदर की बातें भी बताई। इन्होंने जो इनके दिल में था उस बात को भी इन्होंने आपके साथ साझा किया। ऐसे ही हम और भी पॉडकास्ट आपके साथ लेके आएंगे, जिसमें अलग अलग मेहमान को लेके आएंगे। अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसकी कहानी आपको लगता है कि सुननी चाहिए, लोगों को सबके सामने आनी चाहिए, पूरे एक मास में सर्कुलेट होनी चाहिए, तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। हमारे जो आधिकारिक नंबर दिए हुए हैं 7001984431 पर आप व्हाट्सएप कर हमें बता सकते हैं। हम जरूर उनसे संपर्क कर जानने की कोशिश करेंगे। और आज का जो सेशन था काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे, आपको इस सेशन में बुलाकर। मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम सार्थक हुए हैं। आपकी जो कहानी है, भले ही संक्षिप्त रूप में, क्योंकि हमारे पास एक समय की भी एक सीमा होती है, उसके अंदर ही हमने जानने की कोशिश की। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय के पूरे परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। और अब हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार।